अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूँ अलीना फारूक शेख। कल बड़ा दिन, बड़ी समात होनी है पंजाब की सियासत में। जनाब गवर्नर ने परवेज़ इलाही को हिदायत की एतमाद का वोट लेने की, जिसके खिलाफ परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं। अबूरी हुक्म तो परवेज़ इलाही साहब को रीइंस्टेट करने का आया, लेकिन आगे इसके ऊपर क्या होना है, सबकी निगाहें कल होंगी उस समात के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की, जो कल शुरू होगी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी हैं, लेकिन इस सिलसिले में बड़ा गर्मा गर्म माहौल भी लगा हुआ है। न सिर्फ आज जब पंजाब असम्बली में पहुंचे विफाकी वज़रा, तो वहाँ पर उनको रोका गया और उसके ऊपर थोड़ा क्लैश हुआ। अता तारड़ और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि यहाँ पर गार्ड्स को ये हिदायत की गई थी कि विफाकी वज़रा को अंदर एंटर होने नहीं देना, जिसके ऊपर उन्होंने पुरजोर एहतजाज भी किया और ये भी कहा कि ये इस वजह से किया जा रहा है, ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा जिसको वो करार देते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, एतमाद के वोट में इनके पास नंबर्स नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करें। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस सूरत हाल में गवर्नर राज का इम्कान है। न सिर्फ ये, बल्कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि कल एक इजलास हुआ इमरान खान का अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ, जिसमें इमरान खान ने बड़ा खुलकर परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत मुतासर हो रही है और इसके ऊपर उन्होंने बड़ा खुल के इजहार भी किया कि हुकूमती इत्तेहाद में ऐसी शख्सियात का होना उनके लिए बड़ा तशवीशनाक है। तो इसको जब ये ख़बर सामने आई तो बताया जाता है कि परवेज़ इलाही साहब ज़मान पाक पहुँचे और इसी सिलसिले में जो मीटिंग हुई कल रात ज़मान पाक में इमरान खान साहब की, उसमें ये सारी बातें ज़ेरे गौर आईं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने सब अच्छा कहा। मुनिस इलाही साहब जो बैरून मुल्क है, उन्होंने तो बैठ के ट्वीट की कि ना सिर्फ सब अच्छा है बल्कि पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब ने यह भी यकीन दिलाया इमरान खान साहब को उस मुलाकात में कि तमाम तर जो उनकी हिमायत है, जो उनका साथ है, वो इमरान खान के साथ है। लेकिन ये जो ख़बरें चल रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, क्या हो सकता है, इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से हमने बात करनी है। क्या इमरान खान और परवेज़ इलाही की राहें जुदा होने वाली हैं? हमारा बुनियादी सवाल। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, लाहौर की तरफ सबकी नज़रें मैदान लग गया है, कल की समात भी बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले ये बताएं, ये जो सारी बातें हो रही हैं और ख़ासकर ये इजलास के अंदर से जो खबरें आई हैं, खान साहब ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कितनी हकीकत है इसमें? मैडम शेख, ये जिस खबर पे आपने सवाल बनाया, इसकी दोनों तरफ से तरदीद आ गई है, बल्कि पीटीआई तो यहाँ तक गई है कि हम टीवी चैनल के ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी चाराजोई करके किबला दुरुस्त करेंगे। और पीटीआई के फ़ारूक हबीब साहब ने कहा है ये झूठी अफवाह साजी है, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है, बेहुदा बात है, मन घड़त बात है, तराशा हुआ झूठ है, बेसरोपा बातें हैं, अफवाह साजी है। लेकिन और दूसरी बात यह भी है कि बिलाशुबा हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि जितने इस खबर में बताए गए हैं, और बिलाशुबा इस वक्त इस घड़ी तक काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि रावी चैन ही चैन भी नहीं लिख रहा दोनों जमातों में। दोनों जमातों में बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात भी हैं, जैसे असम्बलियाँ तोड़ने पर, जैसे अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट्स पर, जैसे पंजाब के बहुत सारे मामलात पर। और ये भी ठीक है कि इस वक्त पंजाब में और FIA और बाकी इदारों में भी बहुत सारे में रूडा फाइलें खुल चुकी हैं, वो, और इसके अलावा लाहौर का जो मास्टर प्लान चेंज किया है उसके हवाले से फ़ाइलें खुल चुकी हैं, गुजरात फंड्स जो दिए गए थे वो फ़ाइलें खुल चुकी हैं, चौधरी ख़ानदान की फ़ाइलें खुली हुई हैं, फ़रा गुज्जर की फ़ाइलें खुली हुई हैं, उस्मान बुज़दार साहब की फ़ाइलें खुली हुई हैं, मानिका फैमिली की फ़ाइलें खुली हुई हैं। और ये भी ठीक है कि बातें हो रही हैं लाहौर में कि तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, हम ख्याल ग्रुप या कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो जो लेफ़्ट राइट हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि ना इस वक्त नंबर किसी के पास पूरा नहीं है, ना PDM के पास या नून के पास कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करें और परवेज़ इलाही को हटा दें, और ना इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के पास इतने नंबर्स हैं कि वो 186-87 पूरे कर लें। और ये जो 3000 करप्शन केस की कहानी है, ये भी बातें हो रही हैं लाहौर में।
बाकी जो मकबूलियत की बात है, इमरान खान साहब की आखिरी बात करना चाहता हूँ, मकबूलियत की बात है तो मेरा तो बिलीव है कि अब इस मुल्क में करप्शन पर कोई मकबूलियत कम नहीं होती। ये कुछ लोगों का मसला है, हम लोग रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, लोग ड्राई क्लीन में चंद एक मरतबा करप्ट होते हैं, फिर ड्राई क्लीन में लग के साफ़ हो जाते हैं और खैर से वो लीडर के लीडर रहते हैं, जमहूरियत की बोड़े रहते हैं और कोई मौजें करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि परवेज़ इलाही साहब की करप्शन या परवेज़ इलाही हुकूमत की करप्शन का उतना उन पर असर नहीं होगा जितना तोशा खाना का हो सकता है अगर हुआ तो, जितना फरा गुज्जर का हो सकता है अगर हुआ तो। आज तो तौहीन इलेक्शन कमिशन में भी वो के काबिल ज़मानत लेकिन वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए ना। भट्टी साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि रावी की लहरों में कुछ तो उतार चढ़ाव है, तो ये जो मद्दोजज़र है, क्या आपको लगता है ये इतना बहाव इसका तेज़ हो सकता है कि दोनों अलग हो जाएं? मैडम शेख, इलेक्शन कमीशन का आपने कहा, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को एक लाइनी मशवरा दे के फिर आप पे आता हूँ। अच्छा। कि वो ये एक लाइनी मशवरा है कि अब खैर से उनको अपनी जेल भी बना लेनी चाहिए। हाँ। इधर बंदे को नायल किया, वारंट गिरफ्तारी जारी की, उधर अपनी लाकर जेल में बंद कर दिया। अच्छा, ये जो आपने कहा ना, हाँ। हो सकता है, पर हो सकता था, मगर परवेज़ इलाही साहब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास मैं क्या ऑप्शन क्या है, मैं किधर जाऊँ, हाउस ऑफ शरीफ के साथ नहीं, हाँ मैं नहीं जाना चाहता। ऑप्शन कोई नहीं है इस वक्त, ना काफ लीग के पास, ना तहरीक इंसाफ, ऑप्शन कोई नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के पास, ना है इस वक्त। ठीक है, लेकिन मसला ये परवेज़ इलाही साहब बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अमली तौर पे हो रहा है वो तो तासुर इसी तरह से जाता है न्याजी साहब के विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। न्याजी साहब तो बड़ी दफा आखिरी बात सर बड़ी दफा आखिरी बात करिए, न्याजी साहब को पहली बात करने का मौका नहीं करते। अच्छा। नहीं, मेरी बात माइंड नहीं करते, मेरी बात माइंड नहीं करते क्योंकि सच्ची साबित होती है। इमरान खान मेरी बात माइंड नहीं करते, उन्होंने ये भी मासूमियत से कह दिया था। अच्छा न्याजी साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार खान साहब उनकी बातें माइंड कर सकते हैं? भट्टी साहब कह रहे हैं मजबूरी है दोनों की, नहीं होंगे अलग, लेकिन वाडा साहब कल कुछ अलग ही कह रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल होने वाली है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, ये बीबी जो कैथोलिक डॉक्ट्रिन अगेंस्ट मैरिज जो है ना, कैथोलिक मैरिज में डाइवोर्स नहीं हुआ करती। अगर कोई हुई है तो ये आजकल की इख्तराअ बिदअतें हैं कैथोलिक मजहब के अंदर, वगैरह डाइवोर्स ही हो सकती। तो परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब की मैरिज जो कैथोलिक मैरिज है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि दे आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कि वो किसी वक्त तो वो कह देते हैं जी कि गुस्से की कैफियत, किसी वक्त जो है एक जो है मोहब्बत की कैफियत। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो परवेज़ इलाही साहब की करप्शन जो इमरान खान साहब के जो साख को नुकसान पहुंचा रही है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इसका मतलब यह है उनको पता ही नहीं है कि उनकी कुछ साख पहले थी या नहीं थी पंजाब में। अगर बुज़दार साहब की फर्क गैंग की करप्शन ने, मुबैना करप्शन ने अगर उनकी साख कुछ बच गई है तो उसको मजीद परवेज़ इलाही साहब ने क्या नुकसान पहुंचाना है? क्या उससे ज्यादा करप्शन करेंगे? जो आ रहे हैं जी कि एक पोस्टिंग के ऊपर और 6-6 महीने की एलोकेशन होती थी डीसी की, एसपी की, और एक 2-2, 3-3 करोड़ के जो बोली लगती थी। मेरा तो ख्याल है आज का रेट्स बड़े काम है, जो मेरे सुनने में वो कहते हैं जी 40-50 लाख में ट्रांसफर हो जाती है। इमरान खान साहब के वक्त में उसमें यही शुनीद होती थी पूरे शहर में कि जी 2 करोड़ की हो रही है, 3 करोड़ की हो रही है जी, डीसी की, एसपी की, और इस तरीके से चीफ इंजीनियर्स की। पर एनीवे क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब का तो करप्शन इशू नहीं है, मगर ये ऑडियो लीक्स के अंदर 50 करोड़ रुपए का एक एमएनए फीकस मल्टीप्लाइड बाय 5 एमएनए 250 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने कहा मैंने बंदोबस्त कर लिया है। चैलेंज करें तो उस ऑडियो लीक्स को, उसका ही फरोजन करा लें, बाकियों का ना कराए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर गुफ्तगू है कि 5 आपने बंदोबस्त करिए तो तहरीक एतमाद जो है नाकाम हो जाएगी। अमरीकी साजिश नाकाम होनी थी, इंपोर्टेड हुकूमत है रुकना था, वो मुरासला नाकाम होना था। देखिए, क्राइसिस तो यही है कि मुनाफिकत इज रेनिंग स्ट्रीम इन पाकिस्तान। इतनी हाइट ऑफ हिपोक्रेसी जो है मेरे किसी लिखे पढ़े में नहीं आती। बाकी हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने दिल जमई से, खलूस दिल से इनसे रजू किया था परवेज़ इलाही एंड कंपनी से। इन बिटवीन उनको जो चुकमे लगे, जो उनको कचूके लगे, या उन्होंने जो चुकमे दिए परवेज़ इलाही साहब ने और जो कचूके लगे,
उनके अंदर इमरान खान साहब को बड़ा सेटबैक मिला। ये उनका सेटबैक था कि बाजवा साहब के ऊपर परवेज इलाही साहब ने एक फ्रंट हो गए, टीवी पे आ गए, फिर उस कसर नहीं छोड़ी, मुनिस इलाही साहब आ गए। ये बता दें न्याजी साहब, वैसे आप ये कह रहे हैं कि जो खान साहब, बुज़दार साहब, बाकी सारे करप्शन के केसेस वो खान साहब को मुतासिर करने चाहिए, बेचारे परवेज इलाही साहब के क्या करेंगे। लेकिन मसला ये है कि सर उसके बाद भी इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस, जिसमें इमरान खान की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई, ये हमने देखा, ये फैक्ट है। तो उस वक्त तो नहीं मुतासिर किए हुए लगे, उस वक्त भी। तो इस वक्त क्या होगा आगे जाके? प्लस ये जो हम बातें कर रहे हैं इसके ऊपर हमारे दोनों एनालिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। शायद एक तरह से दोनों की मजबूरी कहें या मसलहत कहें, दोनों एक साथ ही रहेंगे। बाकी दोनों एनालिस्ट की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के डिफरेंसेस इतने बढ़ सकते हैं कि राहें जुदा हो सकती हैं, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान रहे हैं। सुहेल फराज साहब, क्या राय है आपकी? तो क्या अगर परवेज़ इलाही साहब फिर ये कहते हैं और समझते हैं कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, तो हम समझें जैसे हमारे बाकी दोनों एनालिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, दोनों की राहें जुदा होंगी, मतलब इमरान खान साहब फिर मान जाएंगे और ये तय हो गया कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, बेशक मजबूरी के तहत? जी, मेरा ख्याल है एक तो बात यह है कि ये दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों के मफादात एक है। चौधरी परवेज इलाही का मफाद भी ये है कि अगला इलेक्शन वो पीटीआई के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अगर वो पीटीआई से अलग हो तो उनकी अपनी ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है, वोट नहीं मिलेंगे और इस तरह से वो अपनी शनाख्त भी खो बैठेंगे। दूसरी तरफ बात है कि उनकी एक ख्वाहिश है कि ये असम्बली चलती रहे, तो वो जितने दिन चल जाए वो कोशिश कर रहे हैं। पहले अदालत सा स्टे है, फिर कोई और लंबा स्टे मिल जाएगा, तो अगर जितने दिन वो चलेगी लेकिन अल्टीमेटली जब वक्त आएगा तो मेरा ख्याल है वो असम्बली तोड़ देंगे, फिर वो इमरान खान के कहने पर अमल करेंगे। उस वक्त तक है, जितनी देर तक अदालत या कोई और उन्हें सहारा बचा लेता है, उस वक्त तक बचेंगे वो। लेकिन सर खबरें बार बार यही आती हैं ना कि परवेज़ इलाही साहब नहीं आमादा हैं, और जो इतनी डिले हुई इस ऐलान में भी, उसके पीछे भी यही कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब रजामंद नहीं थे असम्बली तोड़ने में। हमारे भट्टी साहब ने भी खबर दी थी। ये दुरुस्त है बात, लेकिन बात यह है कि जब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कोई बहाना नहीं रहेगा। अभी उनके पास एक्सक्यूजेस मौजूद है और वैलिड एक्सक्यूजेस है कि जी अदलिया ने ये कहा है, अभी अदालत ने ये नहीं कहा, अभी ये कहा है, तो उस वक्त तक तो वो ये टालते रहेंगे बात। लेकिन जब ये एक्सक्यूजेस खत्म हो गए तो फिर तोड़ देंगे। तो जैसे न्यायी साहब ने कल अपनी एक राय दी थी कि उनको लगता है मामला लंबा खिंचेगा और 2-3 महीने तक जा सकता है, और फिर हो ये भी सकता है कि तब तक इलेक्शंस की नौबत ही आ जाए। तो आप भी ये होता हुआ देख रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, मज़हर अब्बास साहब, आप कहिएगा, क्या आपकी भी राय वही है जो हमारे बाकी तीनों एनालिस्ट की है? क्या इमरान खान को परवेज़ इलाही साहब के साथ रहने में फ़ायदा है, या अगर वो कोई मुतबादिल लेके आते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए? नहीं, मेरा माफ़ कीजिएगा, नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सिर्फ फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, यहाँ तक बातचीत हो रही है कि जो PMLQ है वो मर्ज हो जाए PTI में और एक इलेक्शन सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ा जाए। परवेज़ इलाही आगे के लिए मुनिस इलाही को देख रहे हैं कि मुनिस इलाही को वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। मुनिस इलाही जो है वो PTI और इमरान खान से ज़्यादा करीब हो रहे हैं और वो बिल्कुल भी किसी भी अंदाज तरीके से PMLN के साथ अपना मुस्तकबिल नहीं देखते, वो PTI के साथ ही देखते हैं। और उसका एडवांटेज उन्हें क्या हो रहा है, जो पिछले 3.5 साल रहे उसमें जो पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ इलाही साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और आगे जो वो देख रहे हैं कि आगे की जो सूरत हाल है तो PTI के पंजाब में मेन स्टेक होल्डर जो है वो PMLQ बनती जा रही है। अब PMLQ और PTI जितने करीब आ रहे हैं उतने PTI में जो कुछ लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। PTI के अंदर जो लोग हैं, और वो लोग हैं जो अपने आप को आगे अपना मुस्तकबिल पंजाब की सियासत में आगे जाता हुआ देख रहे हैं। बहुत से वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं आगे जाके, वो ये देख रहे हैं कि PMLQ और PTI की अगर इतने ताल्लुकात इस हद तक पहुंच गए कि दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और एक इलेक्शन सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ा और उसमें PMLQ के जो नॉमिनीज हैं उनको बड़ी तादाद में सीटें मिल गई,
तो वहाँ वो अपने आप को इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। जो पंजाब के वजारत आला के उम्मीदवारों में शाह महमूद कुरैशी भी हैं, पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवारों में फवाद चौधरी भी हैं, और भी कई लोग हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई और पीएमएलक्यू के ताल्लुकात जितने ज़्यादा करीब होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पीएमएलक्यू के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, पीटीआई के अंदर प्रॉब्लम होगी। पीटीआई के अंदर जो बहुत से लोग हैं वो इससे परेशान हैं, क्योंकि पहले ही जब उस्मान बुज़दार वाला इशू आया था, उसको भी बनाने का इमरान खान जो रीजन देते रहे हैं वो पीटीआई के अंदर की पॉलिटिक्स। लेकिन सर फिर आप जो खाका खींच रहे हैं उससे तो इमरान खान का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना अपनी पार्टी के अंदर वो लोगों को मुत्तहिद रखें। मैं आ रही हूँ तो अगर देखें, अगर पीएमएलक्यू पीटीआई में मर्ज हो जाती है, एक इलेक्शन सिंबल के तहत लड़ते हैं, तो इमरान खान के लिए क्या इशू है? तो असल में मसला ये है कि जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, तो कल लाहौर हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा, फर्ज करें लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर के ऑर्डर को दुरुस्त मानती है और परवेज इलाही साहब से कहती है कि जाके आप इत्मीनान का वोट लें, तो फिर जो सूरत हाल होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर वो इस तरह का ऑर्डर नहीं होता या एडजर्न हो जाती है, लंबी तारीखें पड़ती रहती हैं, तो जाहिर है पंजाब असेंबली पर तहलील नहीं होगी, जाहिर है पंजाब हुकूमत नहीं जाएगी, जाहिर है परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये चीजें नहीं हो। अच्छा, हम मुमकिनात की बात करें तो ये जो आपने एक मुमकिन बात की उसके ऊपर भी हम करेंगे। न्यायी साहब का पहले पॉइंट ले लेते हैं जरा। न्यायी साहब, लेकिन पहली बात तो ये है कि मदर साहब के साथ भारत के साथ इमरान खान साहब की जो लाइक्स और डिसलाइक्स है ना, वो परमानेंट है, बड़ा ही रेयर है। अगर कोई है तो उसके लिए मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता कि कब वो चेंज हो सकती है। अगर वो शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो कि नवंबर 2011 में हुई थी, उससे पहले वो हेट करता था, तो आज उसी तरीके से उससे नफरत करता है। अब जाहिर है कई मौकों पर शाह महमूद कुरैशी की उन्होंने एग्जॉल्ट भी किया होगा, उन्हें मदद सराही भी की होगी शाह महमूद कुरैशी की। दूसरी बात यह है कि चौधरियों को मेरा ख्याल है कि कराची से बैठ के मदद साहब उस तरीके जांच पर नहीं सकते, ये शोएब राय साहब से पूछ ले, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी साहब अपनी पार्टी को उसमें मर्ज होने दें। ये जो छोटी आइडेंटिटी है ना, यही तो उनको ये मकाम दे रही है। इस तरीके से सीट्स लेंगे इमरान खान साहब। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है सर। आजकल मौके, मेरी बात आजकल मौके हो सकते, और मौका इसलिए जाहिर चले कि इमरान खान साहब को चौधरी चीज चाहिए थी ना, असेंबली का डिसॉल्व होना। इमरान खान साहब सियासत के अंदर ये नहीं जानते कि पॉलिटिकली एक्ट क्या है और क्या नहीं है। इमरान खान साहब को ये पता है कि जो बात मैंने कही है वो नहीं हो रही, उनके लिए इस वक्त सुहाने रूह है उनका असेंबली डिसॉल्व ना करना। अलग बात है कि हालात ने उनकी अपनी पार्टी के साथ नहीं है, काफी वैसे फ्रंट हो गई है, वो डिसॉल्व नहीं कर सके। लेकिन 3-4 बातें ज़हन में रखें। काफ लीग अपनी सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, काफ लीग से उनसे 20-22 सीट की बात करेगी। इलेक्शन के दिन इमरान खान साहब को 10 सीट नहीं देगी। और बाकी जो बातें बहुत। अच्छा, वैसे इस चीज की तरफ वैसे आज फवाद चौधरी साहब ने भी इशारा किया कि कोई सीट बाय सीट देखेंगे, इलेक्शंस नहीं। मज़ा साहब जवाब दे दीजिएगा। देखिए न्याजी साहब, मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को लाइक करते हैं। मैंने तो ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी क्या था 2018 में सूबाई असेंबली का इलेक्शन किसने हरवाया था शाह महमूद को। तो इमरान खान लाइक नहीं करते शाह महमूद को, लेकिन शाह महमूद रेस में तो रहे हैं, अभी भी रेस में हैं। नहीं रहे कभी। देखिए शाह महमूद भी ख्वाहिशमंद हैं, फवाद चौधरी भी ख्वाहिशमंद हैं, और भी ख्वाहिशमंद होंगे। और इमरान खान का असल में पूरा गेम खराब हुआ जब जहांगीर तरीन आउट हो गए, और जहांगीर तरीन उनके पंजाब में सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, और वो बिल्कुल आगे जहांगीर। और ये इमरान खान ने खुद मुझसे कहा था कि जहांगीर तरीन के बारे में जो सूरत हाल थी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सारा खेल बिगड़ गया पंजाब का। और फिर सूरत हाल में कई ग्रुप, चौधरी सरवर अपनी जगह, दूसरे लोग अपनी जगह, और उसने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके। सुहेल साहब से भी वेन करवा लेते हैं इसके ऊपर। सुहेल साहब प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। आप एक बात, इमरान खान साहब ने क्या जो कही, उसके बाद दरियाओं में से कितना पानी निकला, सिर्फ अब आपके सामने आया कि जहांगीर तरीन खान जब तरीन फर्ज किया एमपीए बन जाते, नाअहल ना होते।
मैं भी कहता हूँ कि डेफिनेटली वो वजीर आला के कैंडिडेट होते, लेकिन जिस बंदे को ओथ टेकिंग सेरेमनी के एक दिन बाद इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा कहते हैं, यहाँ हमारे सामने रिकॉर्ड जा चुका है कि मैं जो जहांगीर 3 बनूंगा और चौधरी जैसे सारी रात दावतनामे ठीक है सुहेल साहब, मैं चाहती हूँ आप भी वेन करें इसके ऊपर। मेरे सामने जो खाका खींचा है, आप इसमें क्या देखते हैं? पीटीआई का क्या फायदा? नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ सुहेल साहब भट्टी साहब को भी मौका दें। लेकिन ये इशू नहीं है। ठीक है नहीं सर, आज तो जहांगीर तरीन साहब को पैगाम भिजवाया शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे सुलेमान के, उसमें वो भी जरा डिस्कस करते हैं। मैं चाहती हूँ सुहेल साहब को और भट्टी साहब को मौका दे जरा। सुहेल साहब कहिएगा। उनको क्यों मौका दे? जी सर, ये आप कह रहे हो? ये है गुजारा ये जी सुहेल साहब, क्या कि जो आपकी बात है ना कि शायद चौधरी परवेज इलाही अपनी पार्टी मर्ज कर दे तहरीक इंसाफ में, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो मैं एग्री करता हूँ, उनकी पार्टी की वजह से ही अहमियत है। और अगर वो खत्म कर दें तो उनका एक बड़ी पार्टी में जाना, वो नून में भी इसीलिए नहीं गए, उन्होंने एक अपनी इंफरादियत बरकरार रखी हुई है, उनकी अहमियत है। साहब मैंने ये कहा ही नहीं कि वो मर्ज, मैंने तो कहा कि ये तो पीएमएलक्यू ने थोड़ी कहा है कि मर्ज कर रहे हैं हम, लेकिन मर्ज पीटीआई की तरफ से ये चीज आई है कि आप लेकिन नहीं सर, वो उनको डाइल्यूट करने के लिए देखिए मुने स्लाइड। अच्छा एक और चीज है, दफा ये हुआ था पिछली दफा आप लोग एक साथ बोलते हैं ना, किसी की भी आवाज नहीं आती। नहीं साहब, 1 मिनट सुहेल साहब को बात कंप्लीट करने का मौका दीजिएगा, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ जवाब के लिए। ये स्काइप का थोड़ा सा टेक्निकल इशू है सुहेल साहब। ये पिछली दफा ये हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब और पीटीआई की स्ट्रेटजी ये थी कि चौधरी को आखिर तक वेट करवाया जाए और उनके सारे इत्तेहादी तोड़ लिए जाए, और अल्टीमेटली यही हुआ कि उनको 3-4 सीटें रह गई, उस पर इत्तेहाद हो गया। हालांकि जब शुरू हुआ तो उनके पास 10-12 सीटें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके बंदे तोड़ लिए गए। अब भी पीटीआई यही करेगी कि उनके इत्तेहादी कम से कम करने की कोशिश करेगी। अभी उनके साथ ये वायदा नहीं करेगी, इलेक्शन के करीब जाके करेगी जब वो वीक होंगे, मेरा ख्याल है। लेकिन चौधरी साहब चाहेंगे कि अभी ये वायदा हो जाए, अभी से ये तय हो जाए कि कितनी सीटें मिलनी है हमको। हाँ ऑब्वियसली उसके बाद तो कोई बईद ही नहीं है। एक दफा भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक बात ले लें, काफ लीग के सोहेल साहब, आपको याद होगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बंदों ने बल्ले पे इलेक्शन लड़ा और बड़े जाजा बशारत है, कोई 3-4 है, फिर इलेक्ट भी हो गए, ये बल्ले पे लड़ा। और उस वक्त आज जो खड़े उनके साथ है, लेकिन बल्ले के टिकट पे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, तहरीक साहब अभी भी चाहेगी कि इनके 2-4 जो सोहेल साहब ने कहा है कि इनको तोड़ के तो साथ बल्ले के इलेक्शन लड़ाए। और आखिरी बात यह कि मुने सिलाई साहब डेफिनेटली ये सोचते हैं कि उनका तहरीक साहब लवासों वाली पार्टी है। अच्छा। और उनके कुछ सोच पे कोई कदर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और उनका ख्याल है मेरे चासमंद है, इसमें कोई सोच नहीं है। मैं बता रहा हूँ उनको कोई चास नहीं तहरीक साहब के अंदर। जो बेचारे जिन्होंने 20-22 साल गुजारे तहरीक साहब में तन मन धन खुशूसत, पीटीआई में बहुत सारे और कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी अपनी एक अलग साख अपनी। ठीक है भट्टी साहब, आप कहिएगा। ऐसी पार्टी है जिसके बारे में तयन करना कि असल उसे क्या। ओके यही सब आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब को बात करने का मौका दीजिएगा, फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं? आप कह तो रहे मजबूरी है, ये भी थोड़ा सा जो अभी डिबेट चल रही थी कि इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा काफ लीग को परवेज़ इलाही साहब को साथ रखने का, ये भी थोड़ा बताएं। और प्लस अगर हम मुमकिनात के ऊपर बात कर रहे हैं तो अगर कल ये फैसला आ जाता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो क्या आपको लगता है फिर एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तोड़ने का कह देंगे परवेज़ इलाही साहब, या फिर वो खान साहब को कहेंगे रुक जाए सर? नहीं, अब मेरा ख्याल है कि अभी तो इमरान खान साहब भी 50-50 हैं असम्बलियाँ तोड़ने पर, क्योंकि उनको कुछ गेम समझ आना शुरू हो गई है कि बहुत सारे एक पनाहगाह वाकई ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे केसेस होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी और बहुत सारे यानी 30% तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केसेस खुलने जा रहे हैं वो बड़ा मुश्किल होगा।
ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट कह देता है परवेज इलाही साहब को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, रन ऑफ इलेक्शन में काम जाएगा। उसमें जाहिर है परवेज इलाही के नंबर ज़्यादा हैं, और उसके बाद फिर ये डिसीजन होगा कि असम्बलियाँ तोड़नी है कि नहीं तोड़नी। और अगर इमरान खान कह देंगे तो परवेज इलाही तोड़ देंगे। अच्छा, अगर कह देंगे तो तोड़ देंगे। चले, कल के फैसले के ऊपर हमारी नज़र है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। न्यायी साहब हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ और प्रेडिक्शन की है, बट देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ सुख का सांस ऐसा मालूम होता है कि आ सकता है, क्योंकि जिनीवा कॉन्फ्रेंस कल जो हुई है उसमें पाकिस्तान को तकरीबन 11 अरब रुपए देने का वादा किया गया आलमी बरादरी की जानिब से। याद रहे ये सिर्फ प्लेजेस हैं, अभी ये वादा किया गया है, अभी तक आए नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हो चली है। इसके अलावा सऊदी अरब ने अलग से जो इन्वेस्टमेंट्स की उनसे बातचीत चल रही थी, उस ज़िम्न में 10 अरब रुपये इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। IMF से भी बातचीत हुई कल साइडलाइंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस, जिनीवा कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनसे कुछ वक्त देने की बात हुई है, मोहलत मांगी गई है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, जिसके ऊपर अभी कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन अगेन वहाँ से भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण सामने आ रही है। ऐसे में माशी माहिरीन, ब्लूमबर्ग की भी कल रिपोर्ट आई है और वो ये समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से पाकिस्तान बच गया है। अगर ऐसा है तो इस खाके को आगे लेके चलते हुए सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या PDM हुकूमत की मुश्किलात अब कम हो जाएंगी और क्या उससे आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल पाएगा? सुहेल साहब, आप कहिएगा, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि मिलना चाहिए, और ये जो वादे हुए हैं अगर ये पूरे होते हैं, जिसका कभी इम्कान है, बड़ी मेहनत से ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और इसमें प्लेजेस भी बड़े अच्छे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे जो PDM के बहुत अरसे से मुश्किलात का शिकार थी, उससे कुछ मुश्किल से निकलेगी, आवाम को कुछ रिलीफ देने की या कुछ माशी पॉलिसियों को बेहतर करने में के काबिल होगी, तभी पॉलिटिक्स भी जाके बेहतर होगी। अगर मईशत बेहतर होगी तो उससे पॉलिटिक्स में भी कुछ रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे, आके अपनी पार्टी मुनज़्ज़म करेंगे और एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए जिसमें दोनों पार्टियों को बराबर चांस मिलना चाहिए। सर, ये अच्छा था, मईशत में आपने नवाज शरीफ साहब को भी वापस बुला लिया। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो नहीं होगा फिर कुछ। नहीं, जाहिर है फिर जो है भट्टी साहब रुक जाए ना, बयानिया नहीं बनेगा, फिर बयानिया नहीं बनेगा। सर अब तो मरियम नवाज है करता धरता पार्टी की। नहीं 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 नहीं, पीछे जितनी देर तक नवाज शरीफ ना हुए कोई बयानिया तो कुछ नहीं बनता। अच्छा, भट्टी साहब बड़े बेचैन हो रहे हैं। भट्टी साहब, क्या मसला है आपको? ये तो अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए कि कुछ रिलीफ मिला है। देखिए, पहले सोहेल भाई पे शेर है कि नवाज शरीफ साहब का उन्होंने इस इमदाद में भी जिक्र किया। शेर है कि मैंने करवट बदल के देखा है, याद तो मुझ तरफ भी आते हो, यानी जिस करवट भी हमें जाए हमें मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब याद आते हैं। अच्छा, बात ये है मैडम शेख के अल्लाह करे मेरा मुल्क के मसाइल हल हों, आवाम को रिलीफ मिले, अल्लाह करे कि ये हम डिफ़ॉल्ट से निकलें, अल्लाह करे शहबाज हुकूमत कामयाब हो जाए, इन सारी और किसी के। लेकिन यहाँ मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि 8 ममालिक और 4 बैंकों की भीख और खैरात पर हम बजा रहे हैं वो ढोल, हाँ। कि उसने भी कह दिया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसने भी कह दिया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। कि यानी मैं इस पे दुख होना चाहिए कि परसों जब ज़लज़ला आया था हम मांग रहे थे, कल जब 2010 में सैलाब आया था हम मांग रहे थे, कर्जे की किस्त देनी हम मांग रहे हैं। और अच्छा, खुश, अब मैं कंफ्यूज इस बात पे, इस पर खुश हूँ कि एक बार फिर हमारे आंसू, दुख, तकलीफ, आएँ बेच गई, या इस पर दुख हूं कि एक बार फिर बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, बदनीति और लुटमार की नज़र, अगर कोई थोड़ा सा पैसा आ गया तो वो हो जाएगा। अच्छा मैडम शेख, खुशी इस पर मैं मनाऊं कि हमारे कशकोल में पैसे डाल दिए गए हैं, कि खुशी इस पर मना, दुख ही इस पर हूं कि कशकोल का साइज बढ़ता ही जा रहा है। 3 महीने बाद 8.3 अरब डॉलर देना है, 1 साल बाद 21 अरब डॉलर देना है, और 3 सालों में 75 अरब डॉलर देना है। और हम लगा रहे हैं कि वो भी दे देगा, चौधरी भी दे देगा, पिंड का दूसरा चौधरी भी दे देगा, और उस तरह तो क्या करना क्या है भाई? विजन क्या है, पॉलिसी क्या है, रोड मैप क्या है? भीख सदका खैरात से कब निकलोगे? इसके अलावा कोई ऑप्शन है? कर्जा उतारने का कोई चांस है?
यानी हम आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से? मुबारकबाद पेश करता हूं शहबाज शरीफ साहब को, कामयाब शहबाज, एक 2 मिनट में एक मेरे पास वक्त बड़ा कम है, कंप्लीट होना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। हाँ, जी मुझे एक जुमला मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब भीख मांगे प्रोग्राम पे। कल इमरान खान साहब थे, पिछले और थे, लेकिन खुदा के लिए यार कोई रोड मैप होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आटे पे लड़ रहे हैं जरी मुल्क वाले, वाहिद इस्लामी कुव्वत, एटमी कुव्वत, और इस पे डोंगरे बसाई जा रहे हैं कि बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं मजहर अब्बास साहब जो भट्टी साहब पेश कर रहे हैं? देखिए प्लेजेस किस चीज के हुए हैं, ये बहुत फोकस कॉन्फ्रेंस थी और इसका ताल्लुक जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उससे है जी। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके रिजर्व्स में इतने अरबों डॉलर आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। वो फोकस रहेगा सैलाब की सूरत हाल से, जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उनमें किस तरीके से दोबारा घर बनते हैं, चीजें होती हैं। आपके रिजर्व का मसला तो अभी वहीं फंसा हुआ है, रिजर्व की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। तो अगर, और दूसरे ये कि रिजर्व आपके 50 अरब डॉलर हो जाए, ये याद रखिएगा, रिजर्व आपके 500 अरब डॉलर हो जाए, ये याद रखिएगा, लोगों की मुश्किलात हल नहीं होंगी, इसलिए कि उनका ताल्लुक गवर्नेंस से है, उनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से है, और वहां कोई भी हुकूमत हमारी कामयाब नहीं रहती। हमने अच्छी गवर्नेंस की कोई भी मिसालें, और जब तक अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए कि उसका ताल्लुक उससे है। हम दोनों के ताल्लुकात जोड़ते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की माशी मुश्किलात कम नहीं होंगी, वो बढ़ती रहेंगी। रिलीफ लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए कि रिलीफ देने वाली जो फोर्सेस हैं वो रिलीफ देना ही नहीं चाहती। नियाजी साहब, नियाजी साहब, इसलिए मुझे मुश्किलात हल होती, लोगों की मुश्किलात हल होती नहीं नजर आ रही। और ऑब्वियसली लोगों की मुश्किलात नहीं ठीक होंगी तो ऑब्वियसली आइडियली बल्कि हुकूमत की कहाँ होनी चाहिए फिर? नियाजी साहब देखिए जी, मदर साहब जो बात कर रहे हैं सूरी बात दुरुस्त है, लेकिन ये तो फिर बहुत बड़ा खिलारा है। अभी तो जो आपके यहाँ इस वक्त जब आग लगी हुई है तो फायर फाइटिंग करनी है। अब ये है कि फायर फाइटिंग इसे ना करेंगे जी, उसके बाद लंबी प्लानिंग क्या करेंगे, आगे आग को कैसे बिताना है, वो तो जाहिर है उनकी बात को कोई दो राय नहीं है कि उसका भी बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं हमारे यहाँ, ये तमाशा लगा हुआ है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी कमिटमेंट्स हुई है, बहुत अच्छे प्लेजेज हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये इसमें से खातर ख्वाह पैसा आएगा, और ये पैसा जब आता है तो आपके रिजर्व्स का मतलब होता है कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, तो आपके पास स्टेट बैंक में फॉरेन एक्सचेंज आता है, वही उसी को हम रिजर्व कहते हैं, उसी को कहते हैं कि कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। और बाकी ये है कि जी इमरान खान साहब जब 2020 में इन्हीं आलमी रहनुमाओं को स्पेसिफिकली एड्रेस करके और मालियाती इदारों के सरबराहों को, यूएन जनरल सेक्रेटरी को एड्रेस करके कहते हैं जी कि मेरे बंदे यहाँ पे भूखों से मर रहे हैं कोरोना की पाबंदी की वजह से और कई मुआशी बुरान की वजह से, आप इनकी मदद करें, और अगर दुनिया ने मदद ना की तो एक सानिया हो सकता है। ये उनके लफ्ज है जो मैंने उनका आपको ट्रांसलेशन करके बताया। यही बात शहबाज शरीफ कर रहे हैं, सही है या गलत है इसमें जाए बगैर अच्छा है कि ये हकीकत है कि ये एक छोटा सा ताजा हवा का झोंका है कि जो हालात है आपके इस वक्त क्राइसिस इतना शदीद है। आपका और सुहेल साहब का दोनों का पॉइंट बड़ा जानदार है, मैं चाहती हूँ मुख्तसरन भट्टी साहब आप इसका जवाब दे दें। जब आग लगी हो तो पहली आपकी प्रायोरिटी होती है आग बुझाना, जहां पर आपके इतने बुरे हालात थे कि आपके 4 बिलियन रिजर्व्स रह गए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था, डिफॉल्ट की तलवार सर पे लटक रही थी, वहां कम से कम कुछ तो रिलीफ होना चाहिए ना, ये इतना क्रिटिसाइज भी ना करें। मैडम शेख, आग के मैंने तो 3-4 मिसालें दी हैं, इसके अलावा हर मिसाल दी जा सकती है। 2005 में जलजले की आग लगी थी, अभी तक काम मुकम्मल नहीं, हमने क्या तीर मार लिया, अब अगला जलजला आएगा तो वो आग नहीं लगेगी। 2010 में सैलाब आया, 2022 में सैलाब आया। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कोई भी हुक्मरान हो, इस भीख पे खुश होने की क्या बात है यार? आखिर ये दुनिया तंग आ जाएगी हमसे, वो कहेगी बस करो, मांगने आ गए। और दूसरी बात ये है मैडम शेख कि ये जो
लूट मार करते हैं, ये जो करप्शन करते हैं, ये मिसमैनेजमेंट करते हैं, ये बैड सर एक सेकंड मुझे मौका दीजिएगा और अयाशियां करते हैं। मुझे एक सेकंड मौका दीजिएगा सर। एक कुदरती आफत है जिसमें पूरी दुनिया का कंट्रीब्यूशन है, तबाही फेर देते हैं और उसके बाद फिर लूटमार हुई, फिर भीख मांगी, इन्होंने करना है। अभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब चीन से ही पूछ लो कि पानी किस तरह से। भट्टी साहब मेरी बात सुनिएगा, भट्टी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, भट्टी साहब मेरी एक मिनट बात सुनिएगा। कतई नजर उस चीज के, लेकिन क्या ये भीख कहना, सर एक सेकंड ठीक है सर, मुझे एक मिनट मौका दीजिएगा। मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ये मैं सुबह से सुन रही हूँ, सब कह रहे भीख है, क्या इसको भीख कहना दुरुस्त है? क्योंकि एक ऐसी कुदरती आफत जिसमें पाकिस्तान का तो ठीक है जो भी, पर पूरी दुनिया का इसमें कंट्रीब्यूशन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आए, अगर हमने इमदाद मांगी तो इसको भीख कहना क्या जस्टिफाइड है? सर मुझे सवाल करते हैं, सर मुझे ये सवाल, नियाजी साहब मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, मेरा सवाल भी वही है, मुझे करने दीजिएगा ना प्लीज। भट्टी साहब मुख्तसर जवाब रखिएगा, फिर मैं मज़े साहब के पास भी जाऊंगी कि क्या ये भीख कहना दुरुस्त होगा इस चीज को? उस वक्त मैडम शेख भीख कहना दुरुस्त होगा जब एक सुराख से आप 100 मरतबा डसते हैं, एक ही बात की हर मरतबा चले जाते हैं। चलो इसको छोड़ दे, और नहीं भीख ले रहे, कर्जा उतारना है, उससे लेकर उसको, उससे लेकर मज़े साहब आप कहिएगा, मज़े साहब फिर दूसरी बात मैं सुबह से सुन रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये जरा, अब तो हम पे ट्रस्ट ही को नहीं करता। मज़े साहब आपको 11 बिलियन लोग दे दिए, ट्रस्ट नहीं करते, अजीब बात है। मज़े साहब देखिए असल चीज, सर क्या भीख कहना जायज है? नहीं भीख भी कहना तो जायज नहीं है, ये भीख नहीं है, कम से कम ये चूंकि फोकस है ना, ये आपकी, मैंने फिर कहा ना कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक किस चीज से था। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक पाकिस्तान को माशी सूरत हाल से निकालने से नहीं था, इसका ताल्लुक सैलाब की तबाहकारियां जो हुई हैं उससे लोगों को निकालना था, इसका ताल्लुक लोगों से था। अब उसमें जब ये लोग ये प्लेज करते हैं तो फिर वो मॉनिटर भी करते हैं, इन चीजों का ऑडिट भी होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। बट सर डिफॉल्ट की बात नियाजी साहब वहां तक कर रहे हैं कि जब फॉरेन एक्सचेंज आपके आएगा खातों में तो आपका वो जो डिफॉल्ट का खतरा था वो तो टल गया ना, वो फायर फाइटिंग डिफॉल्ट का, मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक डिफॉल्ट से नहीं है। ओके ठीक है, वो तो फिर आपका अब वो तो जैसे सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए हुए हैं, उसकी कहीं वो हो जाती है, या वो डायरेक्टली सिर्फ इस वजह से आते हैं कि आपकी चीजें ये तो स्पेंडिंग होगी ना, ये तो स्पेंडिंग होगी, वो देखेंगे कि घर बनते हैं नहीं बनते, सड़कें बनती हैं नहीं बनती, लोगों को उस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, हम देखेंगे इसके लिए आपके सर मेरे पास मुझे क्लोज करने वक्त खत्म हो चुका है, मैं चाहती हूँ कंक्लूडिंग आर्गुमेंट में सोहेल वड़ायत साहब का ले लूं एंड देन आई हैव टू क्लोज। सोहेल साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि इसको वेलकम करना चाहिए, कम से कम जो नेशनल काज है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, चाहे पीटीआई हो चाहे नून हो, अगर पाकिस्तान में पैसा आ रहा है तो बहरहाल इसको वेलकम करना चाहिए। हर वक्त तनकीद के डोंगरे या तनकीद के घोड़े चलाना ये भी ठीक नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि इससे कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है, कम से कम ये कहना कि पाकिस्तान एक आइसोलेटेड कंट्री है ये तो बात सच साबित नहीं हुई। सारी दुनिया ने प्लेजेस की हैं और उन प्लेजेस की वजह से पाकिस्तान में कर्जे लेना या पाकिस्तान में ये इमदाद देना ये 1947 से हम ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ठीक है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक कोई इसका हल नहीं निकलता उस वक्त आपके पास यही ऑप्शन है, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पैनल के ऊपर इस मामले के ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है, अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।